इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ाया। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चैप्टर का नाम होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो देखिए, लिखने से पहले हम देख लेते हैं हमने बनाया क्या है। मोटा मोटा इसका परिचय ले लेते हैं। देखो, यहाँ से मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और हिमालय के समांतर ये जाते हुए यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है। यहाँ पर ठीक, हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर है? यहाँ पर है। और नामचा बरवा पर्वत के पास से यह एक दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लेते हुए, मतलब यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके यह दिहंग कहलाती है। फिर उसके बाद इसमें दो नदियां आके मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश से निकल के दो नदियां आके मिलती हैं। एक है आपकी क्या बोलते हैं लोहित, और एक दिबांग। ठीक, और दिबांग लोहित मिलने के बाद यह असम घाटी में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी के बाद यह क्या बोलते हैं सिलांग पठार के उत्तर से एक तीव्र मोड़ लेते हुए दक्षिण की ओर मुड़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में यह क्या बोलते हैं गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। कहने का मतलब कि ये जो धारा आ रही है, ये धारा, ये गंगा नदी है। कहने का मतलब ये जो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा नदी कहलाती है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना नदी कहलाती है। तो कहने का मतलब कि पद्मा और जमुना जब एक साथ मिलती हैं, इस दोनों की संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पद्मा नदी कहलाती है। फिर उसके बाद इधर से बराक नदी आगे निकलती है। मणिपुर से बराक नदी आकर इस धारा में मिलती है। पद्मा नदी धारा में बराक नदी आकर मिलती है, और बराक और पद्मा की संयुक्त धारा बराक या मेघना नदी कहलाती है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने ये देखिए यहाँ पर माजुली द्वीप बनाया हुआ है, माजुली द्वीप ये। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने डिब्रूगढ़ बनाया हुआ है। ये क्या बोलते हैं धुबरी, असम का एक स्थान का नाम है धुबरी। यहाँ पर सदिया, यहाँ पर बना लेते हैं सदिया, लिख लीजिए इसका नाम सदिया। ओके, तो यहां से लेकर मैंने सिक्किम बनाया हुआ। सिक्किम के बाद ये भूटान है। भूटान के पास ये अरुणाचल प्रदेश है। ये ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये यहां से लेकर ये यहां तक अरुणाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद ये जो मैंने बीच में बनाया हुआ ग्रीन डॉट के अंदर जो बनाया हुआ ये असम है। ये सिलांग पठार, फिर इधर ये क्या बोलते हैं मिजोरम, मणिपुर, और फिर ये क्या बोलते हैं सिक्किम से एक और नदी निकलती है, इसका नाम होता है तीस्ता। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। ये आपने देखा, ये समझा, मैंने बताया कि क्या मैंने बनाया है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं। ठीक, देखिए, मैं ऐसे बोलता हूं कि आप नोट्स बना सके। तो आप यदि हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा। यदि रटना नहीं पड़ेगा, आजकल एग्जाम में वही सफल होता है जो क्या बोलते हैं समझता है, स्मार्ट स्टडी करता है। हार्ड स्टडी ना करके स्मार्ट स्टडी करता है। रट्टा नहीं मारना है कि रट्टा मार लें कि अरुणाचल प्रदेश में दो नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी से आके मिलती हैं। ठीक है, ऐसे रट्टा नहीं मारना, समझना है कहाँ से कहाँ पर नदी आके मिलती है और कहाँ कहाँ से होते हुए ये नदी बहती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर इसका नाम क्या होता है। ये सारी चीज़ें समझना है। ठीक, तो इसलिए आप हमारे साथ पेन कॉपी लेकर ही बैठे। एक भारतीय भूगोल की कॉपी बना लीजिए। जैसे जैसे मैंने शुरुआत से पढ़ाया वैसे वैसे मेरे साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, ये वीडियो देखिए, और जिसने ये वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाले वीडियो देख लें।
इसके पहले वाले वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इसको देखें, ठीक। तो यदि किसी ने पहले से देख रखा है कहीं से और कहीं और से पढ़ रखा है, जैसे गंगा नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र, तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर ये देख रहे हैं तो इसके पहले आप गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पढ़ लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देख लीजिए, लिखिए ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है। क्या मतलब ब्रह्मपुत्र बेसिन? मतलब घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी या बेसिन क्या होता है? होता है ना हाथ धोने वाला सिंक। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है। एक है आपका चीन, दूसरा भारत, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश। तो लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है। एक आपका भारत और दूसरा आपका भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा चीन, ठीक है। फिर इसका लिखिए चीन और चीन के बाद ऐसा लिखिए चीन और तिब्बत, ऐसा लिखिए कॉमा ब्रैकेट बंद। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग जांगबो चीन या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है। क्या? सांगपो या यारलुंग जांगबो, ठीक। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग जांगबो बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यारलुंग जांगबो किस नदी को बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक। तो यारलुंग जांगबो किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। अब इसके बाद देखिए, लिखा आपने चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगबो या यारलुंग जांगबो कहा जाता है। तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे, जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है दिहंग। क्या होता है? दिहंग, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहंग होता है। तथा असम में इसका नाम, जब ये अरुणाचल प्रदेश से असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक, लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तथा बांग्लादेश में पहुंचकर इसका नाम जमुना हो जाता है। देखिए, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है, ठीक। इतना लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तथा इसका जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से यह विश्व की 4 बड़ी नदियों में शामिल है, ठीक। 4 बड़ी नदियों में शामिल है। इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी क्या होती है? जो कई देशों से होकर प्रवाहित हो, ठीक है। राष्ट्रीय नदी क्या होती है? अपने देश में प्रवाहित हो, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी है। लिखना है यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और यह 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 1 पे लिखिए चीन के बाद ये भारत में प्रवेश करती है, भारत के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो नंबर 1 पे लिखिए चीन, नंबर 2 पे लिखिए भारत, नंबर 3 पे लिखिए बांग्लादेश, ठीक। अब इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जब आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, तो सिंधु नदी तंत्र में मैंने यहाँ पे एक मानसरोवर बनाया था, एक कैलाश पर्वत, एक राकस ताल, एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो आज मतलब ये जो इसका उद्गम स्थल है, तो इसके उद्गम स्थल को लेकर मतलब विवाद है। पुरानी किताबें वो मानसरोवर बताती हैं, पुरानी किताबें बताती हैं कि मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है इसका उद्गम। और अब जो नई एनसीईआरटी किताब है ये आंगसी ग्लेशियर से बताती हैं। क्या बताती हैं? आंगसी ग्लेशियर से। लिखना नहीं है भाई, आंगसी ग्लेशियर से। जो मॉडर्न एनसीईआरटी बुक्स हैं वो बताती हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आंगसी ग्लेशियर से, मानसरोवर के पास आंगसी ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। तो अब लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में, देखिए यहाँ पर हिमालय फैला हुआ है,
हिमालय, और ये जो मैंने बनाया ये शिलांग पठार, ये शिलांग पठार, और ये अरुणाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र है। तो उत्तर में कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये देखिए आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में आंगसी ग्लेशियर ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर दिया जा रहा है, तो आप उस ऑप्शन पे मतलब उस ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर ये है, ऐसे होगा नहीं कि दोनों ऑप्शन एक साथ हो, एक एक करके कोई भी हो सकता है, ठीक। तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए मैंने बोला कि आंगसी ग्लेशियर से होती है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आंगसी ग्लेशियर से निकलकर यह नदी, यहाँ से आंगसी ग्लेशियर से निकलकर हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से निकलती है, फिर ये हिमालय ऐसे फैला हुआ है, और फिर ये ऐसे मुड़ता है, तो हिमालय के साथ साथ ये हिमालय, तो इसके साथ साथ इसके समांतर पूर्व की ओर बहती है, इधर पूर्व की ओर बहती है, इधर बहती है, ठीक। पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस नदी का अधिकतर भाग तिब्बत में, ज्यादातर भाग तिब्बत में है, जहां इसे इसका स्थानीय नाम सांगपो या यारलुंग दिया जाता है, ठीक। जिसका अर्थ मतलब सांगपो यारलुंग का अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने वाला। किसका अर्थ, यारलुंग या सांगपो का, शुद्ध करने वाला, ठीक। ये लिख लिया। फिर इसका लिखो, इसका शुद्ध करने वाला होता है। फिर इसका लिखो, यहाँ समुद्र तल से कहने का मतलब कि तिब्बत में समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर भी नावें चलाई जाती हैं, जो एक आश्चर्य की बात है, ठीक। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या बोलते हैं, तिब्बत में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी नावें चलती हैं, है ना। समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी नावें चलती हैं, ये एक आश्चर्य की बात है, और यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर इसका लिखिए, यह नदी अपने उत्पत्ति स्थान से निकलकर, यहाँ से उत्पत्ति स्थान से निकलकर पूर्व दिशा में 1100 किलोमीटर हिमालय के समांतर प्रवाहित होती है। यह नदी अपने उत्पत्ति स्थान से निकलकर पूर्व की ओर हिमालय के साथ 1100 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ठीक। अब नेक्स्ट मान लिखिए, हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत नामचा बरवा, जो मैंने ये बनाया है, अभी बनाया है, इसमें लिख लीजिए नामचा बरवा पर्वत। तो लिख देता हूं मैं, नामचा बरवा पर्वत लिखना है। हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत नामचा बरवा पर्वत के पास से यह नदी दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ या यू टर्न, कहने मतलब यू टर्न ऐसे जाती है और ऐसे लेती है, तीव्र मोड़ और या यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती, ठीक। देखिए यहाँ से आती है और ये नामचा बरवा पर्वत है, इसके पास से यू टर्न लेते हुए ऐसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती। फिर इसका नेक्स्ट में लिखिए, यह नदी नामचा बरवा पर्वत के निकट बृहद हिमालय को काट कर, जब ये भारत में प्रवेश करेगी तो बृहद हिमालय को काटेगी। मैंने पिछले वीडियो में या सिंधु नदी तंत्र वाले वीडियो में बताया भी था कि 3 नदियां हैं जो गार्ज का निर्माण करती हैं, एक सिंधु नदी, एक सतलज नदी, और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज नदी से किलागार, क्या बोलते हैं सिंधु नदी, उसका क्या बोलते हैं सिंधु गार्ज, और ये क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी दिहंग गार्ज का निर्माण करती। तो जब ये भारत में प्रवेश करेगी, ऐसे भारत हिमालय फैला हुआ है तो हिमालय को काटेगी, तो हिमालय को काटती है, जब बृहद हिमालय को काटती है तो एक गार्ज का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है, जिस कैनियन को दिहंग कैनियन बोला जाता है, दिहंग कैनियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
दिहांग कैनियन बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट एयरपोर्ट के समीप, पासीघाट है इधर, यहाँ पर पासीघाट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पासीघाट है जो एक एयरपोर्ट भी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट भी है। तो लिखना है अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट के समीप ब्रह्मपुत्र नदी की दो सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। देखिए ये पासीघाट है, इसके समीप दो सहायक नदियां, यदि आप एटलस देखेंगे तो उसमें साफ साफ नजर आ रहा होगा, है ना, साफ साफ नजर आएगा कि पासीघाट के समीप दो सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं, जिसमें से एक का नाम, ऊपर वाली का नाम क्या बोलते हैं, दिबांग है, और दूसरा नीचे वाली का नाम लोहित है। क्या? दिबांग और लोहित। दिबांग या इसी को बोलेंगे देबांग, और दूसरी है लोहित। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहित किसकी सहायक नदी है या फिर देबांग किसकी सहायक नदी है। तो अब ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में बैठ गया कि पासीघाट एयरपोर्ट के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में दो नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें से एक का नाम देबांग और दूसरी का नाम लोहित है, ठीक है, यह दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब ये दोनों नदियां, पहले ऊपर जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है दिहांग या देहांग होता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। जब ये दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, या कह लें असम में प्रवेश करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग, मैंने पीछे बताया भी है कि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, ठीक। तो इसका लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद दोनों नदियां मिल गई और ब्रह्मपुत्र नाम भी पड़ गया। अब इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, जहां पर कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। इन सहायक नदियों में से सबसे पहला नाम लिखिए सुबनसिरी। इसमें से पहला नाम लिखिए सुबनसिरी, दूसरा नाम लिखिए धनसिरी। कहने मतलब ये धनसिरी, ठीक। तीसरा नाम है जिया भरेली, और पांचवा नाम है पगला दिया, ठीक, पांचवा नाम पगला दिया। और है आपकी पुथीमारी, फिर उसका कपिली, पुथीमारी फिर कपिली, फिर एक और नदी है जिसका नाम है मानस, ठीक। ये सारी सहायक नदियां आकर असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं, ठीक। इन सारी नदियों के नाम लिख लीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपिली किसकी सहायक नदी है, मानस किसकी सहायक नदी है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका उद्गम कहाँ होता है, ठीक है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि कपिली किसकी सहायक नदी है, पगला दिया किसकी सहायक नदी है, पगला दिया नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो आपका असम राज्य में, ठीक। मैंने बोला कि ब्रह्मपुत्र नाम पढ़ने के बाद यह असम घाटी में प्रवेश कर जाती, तो असम राज्य जो है, असम राज्य को असम घाटी क्यों बोला जाता है, कभी आपने सोचा? देखिए असम घाटी जो है, असम घाटी उत्तर में हिमालय, कहने मतलब अरुणाचल प्रदेश भी ऊंचा उठा हुआ भाग, हिमालय क्षेत्र, ठीक, और ये असम के दक्षिण में सिलांग पठार, ठीक। तो देखिए इसको, देखिए ये है, इसको मान लेते हैं हम साउथ,
इसको मान लेते हैं नॉर्थ। तो ये जो भाग है ये यहां से यहां तक, ये है आपका शिलांग पठार। और ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है ये है हिमालय। हिमालय और ये बीच में जो भाग है यह एक समतल सपाट मैदान है। कहने का मतलब कि यह एक समतल सपाट मैदान, इधर भी ऊंचा और इधर भी ऊंचा। जब दोनों तरफ ऊंचा तो ये एक घाटी नुमा संरचना बन जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ब्रह्मपुत्र नाम पड़ने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो यह एक घाटी नुमा संरचना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे असम घाटी क्यों बोलते हैं। फिर इसका लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है असम से सदिया तक, सॉरी असम में सदिया से लेकर, यहाँ मैंने आपको सदिया बनवाया, ये सदिया, असम में सदिया से लेकर धुबरी तक यह नदी, कहने मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, फिर इसके पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है तथा एक रैंप घाटी में भी प्रवाहित होती है। रैंप घाटी कहने का मतलब कि दोनों तरफ उठा हुआ भाग, जैसे देखा होगा मॉडल लोग होते हैं ना, रैंप वॉक करते हैं, है ना। तो रैंप वॉक करते हैं तो इस एक टेबल नुमा संरचना बनी होती है, बराबर एक पतली सी टेबल नुमा संरचना। ये तो ऊंचा होगा अगर बगल, ये तो धसा हुआ होगा, तो रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। तो यही मैंने आपको बताया कि असम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, ये पॉइंट लिख लीजिए। फिर इसके बाद लिखिए, इसके बाद देखिए असम घाटी में क्या बोलते हैं, असम घाटी में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। क्या बनाती है? गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कई नदी द्वीपों का निर्माण होता है। इसमें कई नदी द्वीपों का निर्माण होता है और सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप नहीं, नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, असम सरकार ने इस द्वीप को नदी जिला घोषित किया हुआ है। ठीक, असम सरकार ने इस द्वीप को क्या बोलते हैं, नदी जिला घोषित किया हुआ है। फिर उसका देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद इसके पश्चात गारो पहाड़ी से दक्षिण की ओर मुड़कर गोलपारा, देखिए यहाँ से पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये गारो पहाड़ी से दक्षिण की ओर मुड़कर गोलपारा के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एक नदी मैंने बनाई हुई, लिखना है सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी, इसका नाम है तीस्ता नदी, लिख लीजिए तीस्ता नदी। तो सिक्किम में यहाँ पर है जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। ठीक, ये पॉइंट लिखिए। फिर इसका लिखिए आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी या फिर जमुना नदी पद्मा नदी से मिल जाती है। इधर से आती है भागीरथी नदी, भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा नाम पड़ता है। जब इधर से आती है जमुना नदी और पद्मा नदी दोनों मिलती हैं तो मैंने यही बोला कि पद्मा नदी से मिल जाती है। फिर आगे चलकर यह पद्मा नदी बराक या मेघना नदी से मिल जाती है और मेघना नदी से मिलने के बाद यह कई वितरिकाओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, ये हुआ ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी कुछ सहायक नदियां। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम प्रवेश करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह या प्रायद्वीपीय अपवाह या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो आज के लिए ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम दूसरा वीडियो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे करेंगे। ठीक है, तो यदि समझ में आया है, देखिए समझ में आना चाहिए। यदि आप यहाँ नहीं समझ पाए तो आप कहीं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा टीचर होता है उसके पास उतना ही समय की कमी होती है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको हर वो चीज़ समझा पाऊँ जिसको मैंने इसमें बनाया हुआ है। ठीक, तो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए
अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक पेज में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। नमस्कार।